हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए ये गणित का पेपर है 822 HB, जिसका कोड है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो 1 मार्च को पेपर होने वाला है, यानी हिंदी के बाद, हिंदी का जो 24 फरवरी को पेपर होगा उसके बाद सीधे गणित का पेपर है। गणित के पेपर में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलो इस पूरे के पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। बाकी कहूंगा, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो, आप सब निर्देश उर्देश जानते ही हो कि आपका शुरू में 20 मार्क का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का एक एक मार्क निर्धारित रहेगा खंड अ के अंतर्गत, और खंड ब के अंतर्गत 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न, ये लंबे लंबे वाले प्रश्न रहेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग खंड अ वाले जो बहुविकल्पीय प्रश्न है OMR शीट वाले, उनको हम लोग करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखो यहाँ पे त्रिघात बहुपद बोले या द्विघात समीकरण बोले, ठीक है, या सॉरी, देखो त्रिघात बहुपद बोले या त्रिघात समीकरण बोले, तीनों के तीन तीन हल होंगे। और कहीं पे अगर आपको द्विघात बोल दे, ठीक है, तो उसके दो हल होंगे। तो यहाँ पे त्रिघात बोल रहा है तो त्रिघात बहुपद के तीन हल होंगे। सिंपल, ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप OMR में बी वाला भर दोगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि संख्या 144 का हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। सिंपल, 140, 44 नहीं, 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 10, 14 में 140, इसको भी तोड़ दो, 2 गुणे 5, अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता तो यहीं पे छोड़ दे, और दो मतलब ये 2 7 14, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ये देखो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हम लोग का सेकंड प्रश्न के लिए, ठीक है। काफी आसान आसान सवाल थे, आपको 2 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। इधर मैं आता हूँ इस बगल, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड करता हूं और यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सीधे तो ये कंडीशन, ये आप पहली कक्षा से पढ़ते आ रहे हो कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, वो वाला। तो यहाँ आप खोज लो कहाँ है भाज्य बराबर। तो यहाँ देखो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, जिसको आप ए बराबर BQ प्लस R भी लिखते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण, हमें ये एक समीकरण दिया है कि x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। ओके, ये हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया है, तो यहाँ हम A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 में तुलना करेंगे। तो देखो, x का गुणांक A1 होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे, माफ करना यार, C1 बटे C2, इसमें हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप जानते हो कि 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? 3 कंडीशन होती हैं कि A1 बटे A2 बराबर ना आए B1 बटे B2 के, तो उस हल में एक हल होता है, ठीक है। और अगर A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों बराबर आ जाए तो उस स्थिति में अनेक हल होता है, ठीक है। और अगर A1 बटे A2, B1 बटे B2 आपस में बराबर आ जाए लेकिन C1 बटे C2 बराबर ना आए तो उस स्थिति में एक भी हल नहीं होता है। 3 कंडीशन होते हैं, तो देख लेते हैं। अब देखो A1 क्या होता है, तो A1 यहाँ x का मतलब इसका गुणांक, पहली समीकरण का, तो इसका x की जगह पे आगे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो A1 की जगह मैं 1 रख देता हूं, बटे A2 क्या होता है, इस दूसरी समीकरण में x जो होता है उसका गुणांक, तो ये -3 है, तो बट्टे में हम नीचे -3 लिखूंगा, फिर माइनस ऊपर गुणा करूंगा, यानी वही -3 यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये A1 बटे A2 हो गया। अब B1 बटे B2 देख लेते हैं। B1 क्या है, ये है, और B2 क्या है, ये y का गुणांक। तो देखो 2 और -3 -6, ठीक है, 2 और -6, यानी देखो 2 ऊपर हो गया, नीचे -6, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर माइनस से गुणा करेंगे तो आगे -6 आ जाएगा, तो ये कटेगा तो -1/3 आ जाएगा, यानी ये भी हम लोग का -1/3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग का A1 बटे A2 तो आपस में बराबर आ गया, क्योंकि -1/3 अब देखते हैं C1 बटे C2 की क्या स्थिति है। तो ये देखो, ये 5 है C1 और C2 यहाँ पे 1 है, यानी ये हम लोग का ये 5/1, यानी ये बराबर नहीं आया। तो हम लोग का क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे कि A1 बटे A2 बराबर आया, लेकिन A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर आया, लेकिन C1 बटे C2 के बराबर नहीं आया। तो ये स्थिति क्या होती है, ये कौन सी स्थिति होती है भैया, तो ये कोई हल नहीं होने की स्थिति होती है, ये कोई हल नहीं होने की समांतर वाली स्थिति होती है, ठीक है। अगर ये रैखिक समीकरण है तो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी, तो इसका
कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अद्वितीय हल होगा, दो हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक नहीं, नहीं एक भी हल नहीं होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी वाला आपका इसके लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर, मैंने इसकी सारी कंडीशन भी बता दी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि समांतर श्रेणी ये हमें दिया है, इसका सर्वांतर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो सर्वांतर क्या होता है, कोई भी दो पद ले लो और लास्ट वाले में से पहले वाले घटा लो। जैसे मैं ये दोनों ले लेता हूँ शुरू का, -5 और 1, तो -1 में से मैं घटा देता हूँ क्या, -5, तो घटाना, और -5 है तो -5 ऐसे, ठीक है। ये पहला हम लोग का मतलब ये दो मैंने पद ले लिया, ये लास्ट वाला ये पहले वाला, तो लास्ट वाले में से मैं पहले वाले घटा दूंगा, तो लास्ट वाला -1 और पहले वाला -5, और उसमें से मैं ये घटा रहा हूँ। तो देखो ये -1 और ये कुछ टूटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो ये देखो क्या बचा, 4 बचा। तो ये हम लोग का 4 ऑप्शन हो जाएगा। ये आप जल्दबाजी में इसको गलत कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग का सर्वांतर यहाँ पे 4 होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विविध कर होगा। ओके, द्विघात समीकरण का विविध कर डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac होता है, सब लोग जानते हो, b² - 4ac ये होता है, ठीक। नहीं, हाँ -4ac, ठीक है, 2ac नहीं, ठीक है, 4ac। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं कि दो बिंदु हमें दिया है, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। ओके, दूरी सूत्र भाई क्या होता है, √x2 - x1 होल का वर्ग प्लस y2 - y1 होल का वर्ग, ये होता है हम लोग का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये हम लोग का x1 y1 है और ये हम लोग का x2 y2 है, ठीक है। तो बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, x2 हम लोग का 4 है और x1 2 है, तो 4 - 2, 4 - 2 और होल का वर्ग है तो होल का वर्ग, प्लस y2 क्या है, 1 है, और माइनस y1 क्या है, 3 है, तो -3 और होल का वर्ग है तो होल का वर्ग। अब देखो बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना का 4, ये √3 और ये प्लस का प्लस, 1 में से -3 गया तो -2 बचा और -2 का वर्ग यानी -2 गुणे -2, 2 बार माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना का 4 हो गया, यानी √3 ये 8 हो गया। 8 का गुणनखंड करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना का 8, ठीक है। ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 जोड़ा निकल कर बाहर आ जाएगा तो 2√2, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 2√2। बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि एक द्विघात समीकरण ये हमें दिया है, इसके मूल बराबर है तो m का मान पूछ रहा है। देखो कोई भी द्विघात समीकरण हो उसके बोल दे कि मूल बराबर है, तो अगर मूल बराबर हो जाएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, d = b² - 4ac होता है, और मूल जब बराबर हो जाए उसके, ठीक है, या शून्य जिसको हम लोग बोलते हैं वो बराबर हो जाए तो ये डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ से कितनी आसानी से चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, d = b² - 4ac, जब मूल यानी वही शून्य भी जिसको बोलते हैं बराबर हो जाते हैं तो ये d 0 के बराबर हो जाता है, तो ये बराबर होगा किसके, b² - 4ac के, ठीक। अब देखो b², अब इसमें हम देख लेते हैं, तो ये इसका गुणांक x का गुणांक b होता है, तो ये -12 का वर्ग, -12 का वर्ग हम लोग कर देंगे, ठीक है, और -4a हम लोग का x² का गुणांक, तो 3 गुणे c हम लोग का ये m है, ठीक। और m का ही मान पूछ रहा है, इसको कैलकुलेट करते हैं, और इधर 0 है तो 0 हम लोग करते जाते हैं। 0 बराबर ये देखो 12 का वर्ग करेंगे -12 का, तो -12 गुणे -12 144 हो जाएगा, और प्लस 144 क्योंकि 2 बार हम लोग माइनस का गुणा करेंगे, और यही -4 तो 12 m हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 12 m हम लोग का माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 12 m बराबर 144, तो m बराबर 144 और ये 12 गुणे m है तो बट्टा है इधर आकर हो जाएगा, और 12 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा हम लोग का आंसर, यानी m का मान 12 आ जाएगा, सिंपल। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी ऑप्शन 12 सही हो जाएगा, m का मान क्या होगा 12। ऐसा ही सवाल आएगा आपको, कोई भी यहाँ पे दे देगा और यहाँ पे c गायब कर देगा, ठीक है, और कहेगा कि इसके मूल बराबर हैं तो आप इसका मान ज्ञात करो, तो ऐसे इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा सवाल आता ही आता है, हर साल 1 मार्क का एक सवाल आता है हर एक पेपर शीट में, ठीक। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। आसान सा ये भी सवाल है, समझने वाली बात है। देखो समबाहु त्रिभुज मीन्स जिसकी सारी भुजाएं समान हो, ये क्या होता है, ऐसा कुछ मैं बना लेता हूँ, ये मान लो हम लोग का समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी आपस में बराबर है, ठीक है। क्या है, अच्छा भुजा भी दी है 2a, तो ये भुजा अगर 2a है तो ये भी हम लोग की पूरी क्या है 2a, और ये भी हम लोग की 2a, ठीक है।
तो इसके हमें शीर्षलंब की लंबाई मालूम कर ली है। शीर्षलंब मीन्स शीर्ष से डाला गया लंब, जैसे इस शीर्ष से डालो इस शीर्ष से किसी भी शीर्ष से, तो जैसे ये एक शीर्ष है, मान लो ए बी सी, ये हम लोग का समबाहु त्रिभुज है, और ए से मान लो यहाँ पे शीर्ष मतलब लंब डाला गया है, शीर्षों से लंब डाला गया है इस भुजा पे, ठीक है। चलो तो यहाँ देखो, तो हमें क्या कह रहा है कि शीर्षलंब की लंबाई यानी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, ये देखो ये पूरी भुजा कितनी है 2a है, और शीर्षों से ये डाला गया लंब इस भुजा को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पे ये जो बिंदु होगा इसको समद्विभाजित करेगा, यानी ये 2a है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, एक बार मैं यहाँ पे d ले लेता हूँ, तो ये DC हम लोग का 2 हो जाएगा, और BD यहाँ पे ये a हो जाएगा, तभी a मिलकर पूरा 2a होगा। ठीक, समझ गए। अब देखो ये हम लोग की भुजा 2a है, और ये हम लोग की यहाँ से यहाँ तक a है, और ये इस पे लंब है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, यानी यह एक समबाहु त्रिभुज है, और उसमें ये क्या है, कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो हमें ये शीर्षलंब की लंबाई मालूम करनी है इसी की, और ये लंब है हम लोग का, तो AD बराबर यानी लंब बराबर अंडर रूट हम लोग का क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हम लोग का क्या है 2a, तो ये हम लोग का 2a का वर्ग हो जाएगा, अंडर रूट का अंडर माइनस, और ये हम लोग का a का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये तो दोनों का 4a स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर, ये अंडर रूट 4a स्क्वायर में से हम लोग का a स्क्वायर गया, तो 3a स्क्वायर बचा हम लोग का। अब देखो तो इसको हम लोग क्या, a स्क्वायर है तो अंडर रूट से, भाई a गुणे a है तो ये अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, तो a रूट 3, a अंडर रूट 3, ये हम लोग का आंसर हो गया सिंपल। तो a अंडर रूट 3 ये हम लोग का, ये C वाला बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्लियर है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर, इसका C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्न सारणी का माध्य होगा। अब देखो ये सारणी दिया, इसका माध्य, ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछा जाता है और 2 मार्क में भी पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलो इसका एक तरीका है, भाई सारणी दिया है और सारणी से माध्य ज्ञात करने को बोल रहा है, तो इसका माध्य बराबर हम लोग का फार्मूला होता है, माध्य समांतर माध्य x बराबर क्या होता है, समेसन fi इंटू एक्स आई अपन में समेसन fi। अब ये fi xi क्या होता है, चलो मैं सवाल लगाता हूँ तो आपको समझाता हूँ। इस बगल सबसे पहले देखो हम लोग का वर्ग अंतराल दिया है, तो इस तरह सारणी बना लेंगे हम लोग। मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये 2 मार्क में भी पूछा जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में तो किसी तरह आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन 2 मार्क में आएगा तो इसको हल करना पड़ेगा, तो हल करने का पूरा तरीका बता देता हूँ। तो ये वर्ग अंतराल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ग अंतराल हम लोग का दिया है, जो भी दिया है, उसके बाद हम लोग का बारंबारता दिया है, तो बारंबारता यहाँ पे लिख लेता हूँ। और बारंबारता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बारंबारता को ही हम लोग fi बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तो वर्ग अंतराल हमें दिया है 1 से 3, तो 1 से 3 मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद 3 से 5, 3 से 5, 5 से 7 दिया है तो 5 से 7 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद वही दो जो दिया है 5 से 7, 7 से 9, तो यहाँ पे 7 से 9 और 9 से 11, 9 से 11, ये हम लोग का वर्ग अंतराल दे दिया है। और इसका बारंबारता, जैसे 1 से 3 तक की बारंबारता 3 है तो मैं 3 लिख लेता हूँ, 3 से 5 तक की 2 है तो 3 से 5 तक की 2, इसके सीधे सीधे में 5 से 7 तक की 4 है तो 4, और 7 से 9 तक की 2, और इसकी 9 से 11 तक की हम लोग की क्या है 3 है, तो 3 लिख लेता हूँ, ठीक। तो ये तो चीज़ें हम लोग को दी हुई हैं। अब हम लोग का फार्मूला क्या होता है भाई, माध्य निकालने का, समांतर माध्य बराबर, या जिसको हम लोग x बार भी बोल देते हैं, वो क्या होता है समेसन fi इंटू एक्स आई बट्टे में समेसन fi, ठीक है। समेसन ये उफल को डिनोट करता है, ठीक है। तो fi और xi के गुणनफल का योग, ठीक है। और यहाँ पे नीचे इसका मतलब ये हुआ, इसका समेसन fi xi का मतलब क्या हुआ कि fi जितना भी है और xi है सबके गुणनफल का योग, ठीक है, ये योग को डिनोट करता है। और बट्टे fi मीन्स जो fi वाला है उसका योग, तो fi का योग की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं सारा का सारा। तो देखो 3 2 5, 5 4 9 2 11 3 15, यानी हम लोग का fi का मान हम लोग का क्या आ गया, समेसन fi, इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। समेसन fi इसका योग क्या आ गया, एक बार और मैं जोड़ लेता हूँ। देखो 3 2 5 4 9 2 11 और 3 15 में बोल रहा था, देखो 14, ये 14 होगा, ठीक है। अब देखो ये तो नीचे वाले का मान मालूम चल गया। अब fi xi, तो अब xi का हम थोड़ा मान ज्ञात कर लेते हैं। xi का कैसे मान ज्ञात करते हैं, और xi को हम लोग मध्य मान या वर्ग चिन्ह भी बोल देते हैं, तो मध्य मान, और कोष्ठ में लिख लेता हूँ xi, ठीक। इसको कैसे करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं, तो 3 1 4, 4 का आधा 2, ठीक। ये देखो 5 3 8, 8 का आधा 4, ठीक। 7 5 12, 12 का आधा 6, 7 और 9 ये हम लोग का क्या हो गया 16, 16 का आधा 8, ठीक।
9 और 11 हम लोग का क्या हो जाएगा 20, 20 का आधा हम लोग का 10। ठीक है, तो मध्यमान कैसे याद करते हैं, बीच वाला वर्ग अंतराल जोड़ते हैं उसका आधा कर देते हैं, वर्ग अंतराल जोड़ते हैं उसका आधा कर देते हैं। ठीक, तो एक्स आई का मान ज्ञात कर हम लोग का निकल गया। अब एफ आई एक्स आई सबका हम लोग गुणा करेंगे और अंत में यहाँ पे जोड़ देंगे क्योंकि उसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो ये देखो 3 दूना का 6, तो यहाँ पे एक और मैं लाइन खींचता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, 3 दूना का 6, 4 दूना का 8, ये 6 चौका का 24, उसके बाद ये 8 दूना का 16, ये 10 तिहाई 30। ठीक, ये हम लोग का एफ आई एक्स आई सब हो गया। अब इनका हमें योगफल याद करना है। तो यहाँ पे देखो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो भाई जोड़ेंगे तो देखो 8 6 14, ठीक, 14 4 8 6 14, ठीक है, 14 6 20 और 4 24 का 4 हासिल लगा 2। ठीक है, 2 1 3 और 3 6 और 2 8, 84 हो गया। तो सिंपल अब ये हो गया। अब बराबर हम लोग का समेसन एफ आई एक्स आई का मान यहाँ पे 84 आ गया, तो 84 रख देते हैं और बटे समेसन एफ आई का मान 14 आ रहा है तो यहाँ पे बट्टे में 14 रख देते हैं और 14 से कटा लो भाई। ठीक है, अब 6 बार जाएगा तो ये कट जाएगा, तो 6 आंसर हो जाएगा हम लोग का, सिंपल। तो ये देखो, ये मैं डिटेल में बताया, एक्चुअली ये आपका 2 मार्क में भी ये सवाल आता है, तो 2 मार्क में ऐसे डिटेल में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसे भी है तो भाई कैसे भी आप आंसर आउंज गाउंज लिख कर निकाल लो, ठीक है, जल्दबाजी में। लेकिन आप 2 मार्क में करोगे तो अच्छे से ये खींचकर अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग का इसका आंसर 6 आया, तो ये डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब चलो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि साइन 27 अंश और बट्टे में कॉस 63 अंश का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो साइन 27 को साइन 90 अंश माइनस 63 अंश मैं लिख सकता हूँ और बट्टे कॉस 63 अंश को उसी तरह रहने देता हूँ। ठीक, अब कहोगे आप ऐसा क्यों लिखे, तो भाई 90 में से 63 जाएगा तो 27 ही बचेगा ना। अब आप कहोगे कि भैया आपने एक ही बार में ये कैसे मतलब घटा लिया, तो ऐसे सवालों में देखो, ऐसा सवाल देखा हो तो ये नीचे वाले को देख लेते हैं। ठीक है, और इसी को 90 में से घटा देते हैं। ठीक, तो साइन और 90 में से आप 63 घटाओगे तो 27 बचेगा। ठीक, ऐसे सवाल आपके होंगे। और साइन 90 माइनस थीटा, ये एक फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे ये 63 अंश है, तो 63 अंश और बटे कॉस 63 अंश नीचे उसी तरह रख देंगे और ये कटेगा। तो हमेशा ऐसे सवालों का मान 1 आता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ 1 इसका आंसर ए वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हमें कॉस ए का मान √3/2 दिया है, तो साइन 2a का मान पूछा जा रहा है। सिंपल है, देखो कॉस ए बराबर √3/2, ठीक, √3/2 या कॉस ए बराबर, मैं ए का मान याद कर लेता हूँ, √3/2 कॉस में किसका मान होता है भाई, ये कॉस 30 अंश का मान होगा, क्योंकि साइन में 60 अंश का मान होता है तो उसको उल्टा चला आता है। ठीक है, तो ये कॉस से कॉस खत्म, क्योंकि बराबर है तो इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा, तो कट जाएगा, यानी ए का मान हम लोग का कितना गया, 30 अंश आ गया। ठीक, तो हमने कॉस ए बराबर √3/2 दिया था, तो इससे हमने ए का मान ज्ञात कर लिया। हमें साइन 2a का मान ज्ञात करना है, तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा भाई, साइन 2 और गुणे ए का मान 30 अंश, तो साइन 30 दूना के 60 अंश और साइन 60 अंश का मान सीधे √3/2 आप लोग लिख सकते हो, यानी √3/2 ही होगा हम लोग का, डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर, आसान सा सवाल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या है कि 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए के मान होगा। साइन कॉस में आंसर दे नहीं रहा है तो इसको साइन कॉस में नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। ये तो सीधे हम लोग का फार्मूला होता है ना, देखो 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए है। अब देखो बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है किसका, सेक स्क्वायर ए का। ठीक है, किसका होता है भाई, ये फार्मूला किसका होता है, तो हम लोग का ये सेक स्क्वायर ए का हम लोग का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग का सर्वसम्मिका वाला फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो उससे देखो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग का हो जाता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला यहाँ से निकल कर आता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, वही थीटा के जगह पे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो 1 + tan स्क्वायर ए है, तो इसके जगह पे मैं सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो लिख लिया। उसी प्रकार 1 + cot स्क्वायर ए है, तो एक फार्मूला होता है सर्वसम्मिका वाला कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ से
हम लोग का कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे मैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो ये कोसेक स्क्वायर ए मैं लिख लिया। ठीक, अब देखो आंसर हम लोग का सेक में आ रहा है। ठीक है, चलो इसको तोड़ लेते हैं भाई। सेक स्क्वायर है भाई, सेक किसका उल्टा होता है? कास का, तो इसको 1/कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और होल बट्टे में कोसेक स्क्वायर ए है, तो इसको भाई कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसको 1/में मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ऐसा हो जाता है, तो 1/में कॉस स्क्वायर ए, इसको इसी तरह रहने देता हूँ और ये ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बट्टे में एक का कोई मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो ये बराबर टेन स्क्वायर ए आंसर। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है, तो ये हम लोग का टेन स्क्वायर ए ही आंसर होगा इसका। टेन स्क्वायर ए, ये डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसके लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हमें साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब ए का मान क्या होगा। ठीक है, और हमें ये एंगल अलग अलग दिया है, तो आप सीधे सीधे एंगल रखकर और मान ज्ञात कर लो, वैसे भी कर सकते हो। और बाकी ऐसे ही ये दिखाई दे रहा है कि 0 अंश होगा, क्यों? क्योंकि साइन 2 गुणे ए, ठीक है, ए की जगह पे 0 अंश, यानी साइन 0 अंश का मान 0, और 2 साइन ए है, तो साइन ए की जगह पे मतलब 0 रखोगे, 0 अंश रखोगे, तो साइन 0 अंश का मान 0, और 0 में मतलब गुणा 2 से करोगे तो 0, यानी हम लोग का ए ही होगा। बाकी ये रखोगे एंगल का मान तो नहीं आएगा, मतलब दोनों आपस में बराबर यही आएगा, तो यही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। ठीक, अच्छा सवाल है। ठीक है, चलो इसको कहाँ करूँ, चलो यहीं पे कर देता हूँ। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, भाई हमें 22 सेंटीमीटर क्या दिया है? परिधि दिया है, वृत्त की परिधि दी है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr, और ये दिया है कि 22 सेंटीमीटर है, तो 22 मैं रख लेता हूँ। अब इसको हल कर मैं r का मान ज्ञात करता हूँ, तो उसी को हम लोग क्षेत्रफल में यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा? 22, और बट्टे में ये देखो 2 इधर आएगा, 2 पाई। ठीक है, अब देखो, तो r बराबर 22/2, और ये पाई 22/7 होगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 7/22 हो जाएगा, और 22 हम लोग का कट गया, यानी 7/2 हम लोग का r का मान निकल कर आ गया। ठीक, अब इसी को r का मान हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करने में करेंगे। तो हमें दिया कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, तो हम लोग को कहा ये जो परिधि दिया था इससे हमने त्रिज्या निकाल ली, अब क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, ये तो पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, जैसे कि ये वृत्त है तो इस पूरे वृत्त का, तो चतुर्थांश भाग, चतुर्थांश मीन्स इसमें चौथा वाला भाग, तो हम लोग इसमें 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि 4 चतुर्थांश होते हैं एक वृत्त में। तो अब देखो पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो गया। अब देखो बराबर पाई का मान मैं 22/7 रख लेता हूँ। ठीक है, और गुणे 1/4 को मैं पहले ही लिख लेता हूँ। ठीक है, 1/4, क्योंकि ये 4 बाहर निकाल दूँ तो 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर यानी r 2 बार, तो 7/2 गुणे 7/2। बस इसको अब हल कर लेते हैं। ठीक, 7 से 7 कट गया, ये 2 दूना का 4, और चचू का, या चलो ये कट गया 2 से, तो 11 हो गया, 11 7 77, और ये 4 दूना का 8, 77/8। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है भाई? यहाँ क्या दिया है? सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 77/8 ये हम लोग का सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 के लिए। क्लियर है, सिंपल। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देख लेते हैं। ये क्या है कि कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल संयोजन किसका है? तो भाई कुछ इसी प्रकार का तो एक कैप्सूल होता है। ठीक है, इसी प्रकार का, तो यहाँ पूरा का पूरा एक बेलन होता है और दोनों और अर्धगोला होता है, तो एक बेलन में 2 अर्धगोलों का, ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 के बाद प्रश्न संख्या 17। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य हमें और बहुलक हमें दिया है, ठीक है, माध्य दिया है हमें 32 और बहुलक दिया है 35, तो उसका माध्यक होगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमें माध्यक मीन्स यहाँ पे माध्यिका से मतलब है। ठीक है, और माध्य मीन्स समांतर माध्य से मतलब है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें ही कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 मिनट, ओके, चलो माफ करना थोड़ा। अब देखो ये सीधा एक इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है। क्या होता है? मतलब इसका ये फार्मूला बेस एक तरह से सवाल है। तो फार्मूला क्या होता है कि बहुलक बराबर, देखो इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य।
तो इसमें से क्या करेगा भाई, बहुलक है, माध्यिका है और समांतर माध्य है, कोई भी दो दे देगा, एक गायब कर देगा और उसका मान पूछेगा। तो हमें बहुलक दिया है कि नहीं, बहुलक का मान देखो, माध्य का मान हमें 32 और बहुलक का मान 35, तो बहुलक की जगह पे 35 रख लेता हूँ, बराबर 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका या माध्यक हमें पूछा है, तो माध्यिका की जगह पे मैं m लिख लेता हूँ, ठीक, और माइनस 2 गुणे हमें माध्य यानी वही समांतर माध्य का मान 32 दिया है, तो इसके जगह पे मैं गुणे 32 कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये 35 बराबर ये 3 से इसमें गुणा हुआ तो 3m, m जहाँ मैंने माध्यिका को मान लिया 60 में लिख दिया है, और ये 32 दूना का, देखो 2 दूना का 4 2 3 ये 64 हो गया, ठीक। अब देखो माइनस से इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी 35 प्लस आपका 64 हो जाएगा, बराबर 3m हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये जुड़े तो ये 99 हो जाएगा, ठीक है, 99 बराबर 3m, तो m बराबर वही हो गया 99/3, यानी हम लोग का कट गया तो 33, यानी हम लोग का m यानी मीडियन माध्यिका का मान हम लोग का 33 आ गया। तो ये सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन, और ऐसा सवाल एक हर साल आता है, आता ही है हर एक पेपर सेट में, ठीक। चलो तो ये हम लोग का 17 क्वेश्चन नंबर क्लियर। 18 देख लेते हैं, हमें क्या दिया है कि बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। ओके, बहुलक वर्ग हमें पूछा है तो ये आसान है, ठीक है। बहुलक वर्ग पूछा है तो जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो देखो ये 8 है, 7 है, 18 है, 19 है, 6 है, तो 19 बारंबारता किसकी अधिक है, इस वर्ग की, वर्ग अंतराल 15 से 20 तक की, तो हम लोग का यही बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग 15-20 होगा, 15-20, ये बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 18 है इसके लिए, ठीक है, क्लियर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम लोग का बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 देख लेते हैं, 19 क्या है, यहाँ पे देखो कि दो पासों को एक साथ उछालने पे दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की जो प्रायिकता है यानी पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी। तो देखो दो पासों को उछाला जाता है, एक पासा मान लो यहाँ पे है और एक पासा यहाँ पे, दो को उछाला जाता है। तो भाई दो को उछालोगे तो पूरी की पूरी कंडीशन क्या होगी भाई, 6 इसमें मतलब पॉइंट होते हैं 6 इसमें, यानी कुल कंडीशन छछरे का 36 होगी, ठीक है। लेकिन उनमें से योगफल 10 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो देखो 10 आने की पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पहले पासे पे 6 आ जाए और दूसरे पासे पे 4 आ जाए, तो दोनों को जोड़ोगे तो 10 होगा, तो एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पहले पे 4 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए, इसका उल्टा भी तो हो सकता है, तो भी 10 योगफल आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या पहले पे 5 आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए, तो ये भी 10 होगा। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि इस पे 5 इस पे बात एक ही हो जाएगा, तो यही 3 कंडीशन होगी, इसके अलावा और 10 योगफल होने की कोई कंडीशन नहीं होगी। कहोगे भैया 8 + 2, तो भाई पासे पे 8 कहीं होता ही नहीं है, ठीक है, 6 ही होता है अधिक से अधिक। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होगी योगफल 10 होने की। तो 3 पॉसिबिलिटी है कितने में से, 36 में से, तो इसकी हम लोग की ये कटेगा तो 1/12, यानी कुल प्रायिकता हम लोग की 1/12 हो जाएगी। सिंपल ऐसा सवाल है ये। आगे चलते हैं 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, इधर 1 मिनट माफ करना, इधर आ जाता हूँ, सॉरी। चलो, और देखो ऐसा मैं आपको बोला था ना, ये देखो ये 2 मार्क में इधर क्वेश्चन पूछा है, ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, तो इसमें ये देखो निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना। अच्छा, ये 4 मार्क वाले में है, 4 मार्क वाला ये सवाल है, ठीक है, 2 मार्क वाला नहीं है। 2 मार्क वाला ये देखो, 2 मार्क वाले में माध्य पूछता है, माध्य यानी समांतर माध्य जो हमने ऑब्जेक्टिव में बताया, ये माध्यक मतलब माध्यिका पूछ रहा है, तो थोड़ा लंबा ये सवाल जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको अभी मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, अभी यहाँ पे 20वां जो क्वेश्चन है इसको करा देता हूँ। ये क्या है कि एक पासे को एक बार फेंकने पे सम संख्या प्राप्त होने की हमें प्रायिकता बताने की, सम संख्या प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। एक ही पासा है तो इस पे केवल 6 ही कंडीशन होगी, और सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी कि तो भाई दो सम संख्या है, 4 आ जाए कि तो 6 आ जाए, यानी 3 कंडीशन होगी, तो 6 में से 3 कंडीशन होगी, तो हम लोग का पॉसिबिलिटी 1/2 आधे आधे का होगा। मतलब किसी पासे को हम लोग फेंक रहे हैं तो उसमें से सम संख्या है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब सम संख्या मतलब 2 आए उस पे 4 आए या 6 आए, तो इसकी पॉसिबिलिटी आधा आधा होगी, क्योंकि 3 हम लोग की सम है, 3 भी सम है, ठीक है, तो आधा आधा पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी पहचान सकते हो, ठीक। तो 1/2 आधा, ठीक। तो ये हम लोग के 20 MCQ इस पेपर सेट के हो गए। अभी इन 20 MCQ को आप अच्छे से समझ लो, अच्छे से कर लो। अगले वीडियो में हम लोग अब खंड ब इसका नेक्स्ट पार्ट में जो खंड ब के प्रश्न है इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो तक इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये 20 क्वेश्चन पढ़ने में काफ़ी मज़ा आया होगा, और देखना इसमें से सेम टू सेम कई सारे डायरेक्ट और जो भी कॉन्सेप्ट बताया उसके आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, तो आप इनको क्लियर कर लेना। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।